कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। काम्या रियांश को सोफे पर सोते हुए देखकर बोलती है, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? आपको दिक्कत होती है ना वहाँ लेटने में? आप बेड पर ही जाकर सो जाइए ना, इतना बड़ा तो है बेड। रियांश ने उसकी बात सुनकर भी इग्नोर कर दी और सोफे पर जाकर बैठ गया। उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो उसके सामने जाकर खड़े होते हुए बोली, मैं कुछ बोल रही हूँ आपसे। देखिए, ये आपका घर है, आपका रूम है, यहाँ का हर सामान भी आपका है और आप ऐसे सोफे पर सोएं या बालकनी में झूले पर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप चलकर बेड पर लेटिए, या फिर अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ लेट जाती हूँ ना। रियांश, जो कि कब से शांत था, चिढ़कर बोलता है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप शांति से जाकर सोइए ना। काम्या धीरे से बोली, आप वहाँ चलकर लेटिए ना। रियांश उसकी बातों से बहुत ही इरिटेट हो चुका था। वो गुस्से से बाहर जाने लगता है तो काम्या उसका हाथ पकड़कर बोलती है, बाहर नहीं, दादू दादी को पता चल जाएगा। हाँ तो क्या होगा, बोलिए ना। बोल वो वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला जाता है तो काम्या की आंखों में नमी आ जाती है। वो वहीं सोफे पर बैठ जाती है। मैंने क्या किया जो ये इतना गुस्सा हो रहे हैं? सिर्फ बेड पर ही लेटने को तो बोला है ना, वो खुद से बोलती है और वहीं बैठे बैठे ही सो जाती है। सुबह जब वो रेडी होकर नीचे आती है तो भी रियांश उसे कहीं नहीं देखता। वो गौरी को बुलाकर पूछती है, गौरी, मिस्टर राठौर कहाँ हैं? दिखे नहीं मुझे। भाभी, भैया तो एकदम सुबह ही कहीं चले गए, वो बोलती है तो काम्या परेशान हो जाती है। दादी और दादू के साथ बेमन से ब्रेकफास्ट करती है। दादू बोले, बेटा आपको तो आज अपने घर जाना होगा ना। जी दादू, वो मायूस होकर बोलती है। दादी बोली, बेटा ड्राइवर के साथ आप चले जाओ गाड़ी लेकर, रियांश वहीं से जाएगा क्या? काम्या इस बात पर कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। वो उठते हुए बोली, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, और बाहर निकल जाती है। काम्या अपनी मम्मी के गले लगते ही रो पड़ती है। जानकी जी उसका सिर सहलाते हुए प्यार से बोले, क्या हुआ बच्चा, तू रो क्यों रही है? रियांश नहीं आए तेरे साथ? नहीं मम्मी, वो उनकी ज़रूरी मीटिंग थी, वो बहाना बनाते हुए बोली। उसके आंखों में आए आंसू साफ कर जानकी जी घबरा कर बोली, रो क्यों रही है? तेरे और उनके बीच कुछ हुआ है क्या बेटा? नहीं, बस आपको मिस कर रही थी ना, इसलिए आपको देखा तो कंट्रोल नहीं कर पाई, वो सच छुपाते हुए बोली। जानकी जी हंसकर बोली, पागल, अच्छा तू जाकर रूम में चेंज कर ले, मैं आती हूँ। काम्या साड़ी चेंज कर एक बीबी पिंक टी शर्ट और वाइट प्लाजो पहन लेती है और खिड़की के पास खड़ी होकर एक टक सामने की ओर देखने लगती है। मैं मम्मी पापा को कुछ नहीं बता सकती उनके बिहेवियर के बारे में, वरना वो दोनों ही हर्ट होंगे। पर अब मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी जाने का। वो तो मुझे सुनना भी पसंद नहीं करते शायद। मैं क्या करूँ कान्हा जी, प्लीज़ आप ही कोई रास्ता दिखाइए। अभी तो मैंने मम्मी से झूठ बोल दिया, लेकिन कब तक? आप तो जानते हो ना कि मैं मम्मी पापा को कभी भी हर्ट नहीं कर सकती। क्या गलती है मेरी, आप ही बताओ ना, मैं क्या करूँ? वो खुद से ही बात कर रही थी। कोई था जो उसके पास खड़ा होकर ये सब सुन रहा था, लेकिन इस बात की भनक उसे नहीं थी। जानकी जी वहाँ आते हुए बोले, अरे रियांश बेटा, आप बैठो ना, वहाँ क्यों खड़े हो? ये सुन काम्या जब अपने पीछे मुड़ती है तो सन्न रह जाती है और उसे देख चौंक भी जाती है। यहाँ ठंडी हवा आ रही थी इसलिए खड़ा हो गया आंटी, वो शांत लहजे में बोला। तो जानकी जी अपने साथ लाए गए हलवे को टेबल पर रखकर प्यार से बोले, अब आप भी मम्मी बोला कीजिए, जैसे ये बोलती है मैं आपकी भी माँ हूँ। ये सुन रियांश को अपनी मम्मी की याद आ जाती है। वो धीरे से बोला, मम्मी, आपको मैं मम्मी बोल सकता हूँ? क्या आप एक बार मुझे हग कर सकती हो अपने बेटे की तरह? जानकी जी की आंखें नम हो जाती हैं और वो उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। वो भी भावुक हो चुका था, आप मेरे बेटे ही हो। अब वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोलती हैं। ये देख काम्या अपना दर्द और नाराज़गी भूल माहौल हल्का करने के लिए बोलती है, आप दोनों अपना मेल मिलाप करते हो, ये हलवा मैं अकेले ही खा लेती हूँ, किसी को भी नहीं मिलेगा। उसकी बात पर रियांश भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो जैसे ही दोनों प्लेट उठाती है जानकी जी छीन लेती हैं। ये तेरे लिए नहीं है समझी, ये तो मेरे बेटे के लिए है, तू जाकर दूसरा ले आ समझी, मैं इसे अपने हाथों से खिलाऊंगी।
रियांश को ऐसा लग रहा था कि उसकी मम्मी ही सामने खड़ी है। वो आगे बढ़कर मुंह खोल देता है तो जानकी जी मुस्कुराते हुए उसे खिला देती हैं। ये देख काम्या पैर पटक कर बोलती है, दिस इज़ नॉट फेयर मम्मी, आप मुझे भूल कर इन्हें कैसे प्यार कर सकती हो। रियांश हंसने लगता है तो काम्या आंख फाड़े उसे ही देखती है। हाँ, ये हंसते भी हैं। हंसते हुए उसके गाल पर डिंपल पड़ रहा था जिससे वे और भी प्यारा लग रहा था। जब उसकी नज़र खुद को देखती हुई काम्या पर पड़ती है तो वो चुप हो जाता है। आप दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ, बोल जानकी जी वहाँ से चली जाती हैं तो काम्या खड़े होकर हाथ बांधते हुए पूछती है, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये मेरा घर है। घर चलो, वो बिना उसकी ओर देखे बोलता है तो वो कुछ गुस्से से बोलती है, क्यों चलूँ मैं? बोलिए, आपसे लड़ाई करने के लिए? आप तो मेरे साथ एक रूम में रहना भी नहीं चाहते ना ही मेरी बात का जवाब देते हैं। मुझे नहीं जाना, आप जा सकते हैं। रियांश एक ठंडी सांस भरते हुए बोलता है, अब से नहीं होगा ऐसा, मैं मानता हूँ मुझे आपसे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। काम्या कुछ देर तक चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, मैं आज यहीं रुक जाऊँ प्लीज़? मुझे मम्मी पापा के साथ रहना है, आपको जाना है तो आप जाइए। और अगर मैं भी रुकना चाहूँ तो? वो आगे बोलता है तो काम्या हैरानी और खुशी से उसकी ओर देख, आप सच बोल रहे हैं? आप सच में यहाँ रुकेंगे? मैं मजाक नहीं करता, वो सीरियस लुक के साथ बोलता है। तो काम्या अपने मन में बोलती है, हाँ, हंसने और मजाक करने से 2 यूनिट खून कम हो जाएगा ना आपका। आप आराम कीजिए, बोल वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद रियांश बेड पर लेटते हुए मन में बोलता है, थैंक्स हर्ष, मुझे समझाने के लिए। अपनी जिद में मैं उसे भी बेमतलब की सज़ा दे रहा था, जो मेरे लिए सब छोड़कर मेरे घर में रहती है, दादू दादी का इतना ख्याल रखती है हर पल। मैं कोशिश करूँगा कि उसे मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। राजवीर जी रियांश के आने से बहुत खुश थे और सब उसकी हियाव भगत में लगे थे। रियांश किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था कि एक बच्चा भागता हुआ हाल में आता है और काम्या उसके पीछे दौड़ रही थी। लड्डू रुको, वो भागते हुए चिल्लाती है, लेकिन वो बच्चा भागते हुए ही बोलता है, मुझे पकड़ो पहले, और हंसते हुए रियांश के पैरों से लिपट जाता है। रियांश फ़ोन जेब में रखकर उस बच्चे को देखता है तो वो अपनी मासूम सी आंखों से उसे देखते हुए बोलता है, अंकल आप बचा लो ना, वरना ये दीदी मुझे पकड़ लेंगे। रियांश के लिए अंकल सुन काम्या खूब हंसती है, वहीं रियांश उसे गुस्से से घूरने लगता है। राजवीर जी लड्डू से बोलते हैं, सोनू वो जीजू हैं आपके। सोनू अपने कान पकड़कर मासूम सा फेस बनाकर बोलता है, सॉरी जीजू। रियांश घुटनों के बल उसके पास बैठते हुए बोला, पहले एक किस्सी दो तब मैं माफ़ करूँगा। वो जल्दी से उसके दोनों गालों पर किस करके बोलता है, अब खुश? तो रियांश मुस्कुराकर उसे गले लगाकर बोलता है, बहुत ज़्यादा। काम्या ये सब देख मुस्कुरा देती है। रियांश सोनू को गोद में उठा लेता है और वहीं बैठकर उसके साथ खेलने लगता है तो सोनू काम्या को बुलाते हुए बोला, दीदी आप भी आओ ना, जीजू कितने अच्छे हैं, ये मेरे साथ खेल रहे हैं, आप भी आओ। काम्या एक नज़र रियांश को देख बोलती है, लड्डू बेटा बहुत खेल लिया, चलो मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ, मम्मा परेशान हो रही होंगी ना। सोनू रियांश के पास से उठते हुए बोला, मैं अभी घर जाऊँ? तो रियांश हाँ बोल देता है और काम्या उसे लेकर चली जाती है। रात में जब काम्या अपने रूम में आती है तो रियांश बेड पर एक और लेटा था। काम्या को देख वो बोलता है, दूसरी साइड आप लेट सकती हैं। ये सुन उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आप क्या हो, कभी तो एकदम खड़ूस और कभी एकदम स्वीट, वो मन ही मन बोलती है। काम्या और रियांश दोनों ही सुबह उठकर तैयार हो जाते हैं राठौर मेंशन जाने के लिए। रियांश ड्राइव कर रहा था और काम्या शांति से विंडो से सिर ठिकाकर बैठी बाहर देख रही थी। काव्या का फ़ोन रिंग करने लगता है तो वो कॉल रिसीव करती है। कामू तू कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं? तुझे पता है कितना लेट हो रहा है? उधर से चिल्लाते हुए आवाज़ आती है। क्या है आरू, क्यों गला फाड़ रहा है और कहाँ आना है? वो पूछती है तो आरू कुछ झुझलाते हुए बोला, तू पागल लड़की, मैसेज नहीं चेक किया था क्या? आज एक ज़रूरी सर्जरी है, हम दोनों को ही करनी है, जल्दी आजा मेरी माँ, वरना डॉक्टर मेरा जान ले लेंगे मेरी। प्लीज़ बेबी कम फास्ट। डोंट कॉल मी बेबी लफंटर, आ रही हूँ मैं, मर मत। वो बोल फ़ोन काट देती है। वहीं रियांश को जो सब सुन रहा था उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। बेबी
ये कोई क्यों बोल रहा था फ़ोन पर, कौन था और ये कैसे बात कर रही थी जैसे कोई बहुत क्लोज हो। वो मन में बोलता है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा, आप मुझे उतार दीजिए, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, नहीं तो आपको भी लेट होगा। काम्या रियांश से बोलती है। रियांश बोला, मैं छोड़ दूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो उसी रास्ते ही मेरा ऑफिस पड़ता है। काम्या बोली, ओके। काम्या को बोरियत महसूस हो रही थी तो उसने म्यूज़िक ऑन कर दिया। खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। गाने के बोल सुन रियांश के सामने नवी का मुस्कुराता चेहरा आ जाता है। काम्या की जगह उसे ऐसा लग रहा था कि नवी बैठी है। अनायास ही उसकी आंखें नम हो जाती है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा। ये लाइन सुनते ही उसका मन हंस देता है। नहीं होना उसे तेरा, वो तेरे सबसे करीबी यार की ज़िंदगी है, तेरी युवी की, नहीं होना तुम्हें मेरा नवी। गाना खत्म होने के साथ ही हॉस्पिटल आ जाता है। काम्या के उतरते ही वो गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा देता है। वो एक फार्म हाउस के सामने गाड़ी रोकता है और दौड़ते हुए अंदर बने एक रूम में आ जाता है जहाँ चारों ओर नवी की तस्वीर लगी थी। कुछ में वो दोनों साथ थे तो कुछ उसकी अकेले की। एक तरफ उसकी बचपन की तस्वीरों से पूरा दीवार भरा था जिसमें वो अपने माँ पापा के साथ था। वो अपने माँ पापा की तस्वीर पर हाथ फेर कर बोलता है, माँ पापा, आपका बेटा अकेला क्यों रह गया, क्यों उस भगवान ने पहले आपको दूर किया फिर मेरी नवी को। मेरी नवी और मेरा जिगरी यार यूवी, वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। अगर नवी के लखनऊ जाने से पहले ही मैंने उसे बोल दिया होता तो शायद आज मेरी नवी मेरे साथ होती। माँ, आई रियली मिस हर। फिर वो एक फ़ोटो के पास जाता है जिसमें नवी रियांश का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रही थी। ये तस्वीर तब की थी जब नवी कोमा से बाहर आई थी और वो रियांश के साथ पहली बार बाहर गई थी। वो यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक। नवी ने बहुत जिद करके अर्श से बाहर जाने की परमिशन ले ली थी, लेकिन उसने बोला था कि वो अकेली नहीं जाएगी। इसलिए वो रियांश को कॉल करके जल्दी आने को बोल देती है। रियांश घबराहट में जल्दी से उसके पास आते हुए पूछता है, नवी क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, इतनी जल्दी आने को क्यों बोला, तबीयत ठीक है ना। नवी उससे अपने लिए इतना परेशान देख मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मुझे ना आपके साथ इंडिया गेट देखने जाना है और ढेर सारा फन करना है, इसलिए आपको जल्दी बिना बताए बुलाया, वरना क्या पता आप ना आते तो। प्लीज़ चलेंगे ना हम। रियांश पहले उसे गहरी नज़रों से घूरता है तो वो उदास हो जाती है, जिसे देख वो मुस्कुराकर बोलता है, जल्दी रेडी हो जाओ, मैं हाल में वेट कर रहा हूँ। उसके जाते ही नवी जल्दी से एक ब्लू जीन्स और रेड टॉप डाल और ऊपर से एक शर्ट डाल ली और उसे खुली रखा। बाल जल्दी से रिबन में फंसा लिए और फ़ोन उठाकर भागते हुए हॉल में आ गई। रियांश ने उसे देखा तो एक पल को उसका दिल धड़कना ही भूल गया। वो लगी ऐसी रही थी, वो एकटक उसे ही देख रहा था। उसे अपनी ओर देखता पा नवी बोली, क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। अच्छी नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो, पर ये समझ नहीं आया, सब तो कहते हैं लड़कियां रेडी होने में बहुत टाइम लगाती हैं और तुम तो 10 मिनट में ही आ गई। वो हैरानी से बोला तो नवी हंसते हुए बोली, क्योंकि मुझे सिर्फ ड्रेस चेंज करनी थी, मेकअप पोकअप मेरे बस का नहीं है, जैसी हूँ मैं ठीक हूँ। उसकी बात पर वो भी मुस्कुरा दिया। रियांश का हाथ पकड़कर वो बोली, जल्दी चलो, बाद में मुझे देख लेना। उसकी बात सुन वो झेप गया और उसके साथ आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो इंडिया गेट के सामने खड़े थे। रात की जगमगाहट में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था वहाँ का। वो दोनों गाड़ी से उतरकर बाहर आते हैं तो नवी खुश होकर उछलते हुए बोली, वाह कितना प्यारा नज़ारा है, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए। बोल वो रियांश को हक कर लेती है। रियांश की तो सांसें ही अटक जाती है, जैसे कोई करंट सा लग गया था बॉडी में। पहली बार कोई लड़की उसे ऐसे हक कर रही थी, क्योंकि रियांश का गुस्सा देख कोई भी करीब नहीं आता था। वो हमेशा ही लड़कियों से दूर भागता था। नवी उससे अलग होकर उसके गले से कैमरा निकाल ढेर सारी तस्वीरें निकालने लगती है। फिर वहीं खड़ी एक लड़की को कैमरा पकड़ा कर अपनी और रियांश की पिक क्लिक कराती है। रियांश उसके साथ से जैसे सब कुछ भूल सा गया था। अचानक वो रियांश की बाजू पकड़कर एक और इशारा करती है। वो उस ओर देखता है तो गोलगप्पे की स्टॉल थी। रियांश उसे घूरते हुए बोला, नहीं। हाँ, वो बोली, नहीं अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, ये सब वो भी ऐसे खाना ठीक नहीं, चलो हम किसी रेस्टोरेंट में कुछ खा लेंगे।
वो उसका हाथ छोड़कर दूसरी ओर मुंह घुराकर नाराजगी से बोली, एक तो भैया बस वही खिचड़ी, जूस, फ्रूट्स, दलिया बस यही खिलाते हैं और अब आपका भी शुरू हो गया। मुझे आना ही नहीं था, चलो मुझे घर जाना है। रियांश उसके सामने खड़े होकर हंसते हुए बोला, ये ड्रामा ना थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलो। वो खुश होकर बोली, मतलब मेरा आइडिया काम कर गया, आप मान गए? रियांश ने हाँ कहा तो वो हंस दी। उन दोनों ने गोलगप्पे खाए, फिर वो नवी को साथ लेकर पुल की ओर गया। वाह, ये कितना बड़ा है और कितने अच्छे से सब कुछ डेकोरेट भी है ना, वो चहकती हुई बोली तो वो मुस्कुरा कर बोला, हाँ ये दिल्ली का सबसे बड़ा पुल बना है, यहाँ बहुत लोग आते हैं देखने भी। वो दोनों वहीं पुल साइड बैठ गए। नवी जहाँ बेमतलब की बातों में उलझी थी, वहीं रियांश का ध्यान उसकी बातों में ना होकर उसके चेहरे और उसके हर एक्सप्रेशन पर था। फोन की रिंग सुन रियांश अपने सोच से वापस आ गया। उसकी आंखों में आंसू लुढ़क कर गालों पर आ चुके थे। उसने पॉकेट से फ़ोन निकाला तो अमन का ऑफिस से फ़ोन था। उसने खुद को संभालते हुए कॉल रिसीव की। हाँ अमन बोलो। सर, आज आप ऑफिस नहीं आ रहे हैं क्या? मुंबई वाले प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर मेहता आए हैं। मैं बस अभी आया, थोड़ी देर वेट करने को बोल दो। बोल वो बिना अमन की बात सुने फ़ोन काट देता है और अपने माँ पापा की फ़ोटो देख बोलता है, आपका सपना पूरा होने वाला है पापा, बेस्ट बिजनेसमैन बनने का। आज चलता हूँ, ख्याल रखना मेरी माँ का। फिर नवी की तस्वीर देख मुस्कुराते हुए ऑफिस चला जाता है। इधर काम्या आते ही आरव के साथ सर्जरी में बिजी हो जाती है। सर्जरी के बाद जैसे ही वो अपने केबिन में आती है तो वहाँ संजू उसकी चेयर पर आराम से पैर फैलाए बैठी थी। काम्या उसे देख मुस्कुरा देती है। संजू उसे मुस्कुराते हुए देख चिढ़कर बोलती है, दांत मत दिखा वरना सारे दांत तोड़ देना है मैंने। शादी में मुझे नहीं बुलाया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब जीजू यहाँ तक आए थे तो उनसे तो मिलवा सकती थी ना, मैं नज़र नहीं लगा देती उन्हें। काम्या हंसते हुए सामने रखी चेयर पर बैठ जाती है। फिर संजू का हाथ पकड़ कर बोली, यार तू जानती है ना, वो शादी बहुत ही सिंपल और कोर्ट मैरिज करते थे और पापा भी मना नहीं कर पाए, इसलिए किसी को भी नहीं बुलाया। संजू उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर कितने कंजूस हैं तेरे पतिदेव, दोस्तों को पार्टी तो दे सकते थे ना, पर नहीं। काम्या उसके गाल खींचकर बोलती है, मेरी जान तो उनसे मिलकर ले लेना पार्टी, किसी दिन घर चल मेरे साथ। संजू थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, प्यार करते हैं तुझे, तू खुश तो है ना इस शादी से? ये सवाल सुन काम्या को कुछ नहीं सूझता है तो वो धीरे से बोलती है, पता नहीं। संजू बोली, मतलब ये कि वो हमारे जैसा इतना नहीं बोलते, बस कभी कभी काम से ही बोलते हैं, और तो ठीक ही हैं। वो बोली तो संजू हैरान रह जाती है। संजू आगे कुछ बोलती कि ब्रेक ओवर हो जाता है और वो अपने केबिन में चली जाती है। उसके जाने के बाद काम्या भी अपने पेशेंट देखने में बिजी हो जाती है। सब काम्या की मांग में सिंदूर देख उसे बधाई देते हैं और मिस्टर मेहरा, आरव के पापा जिनका ये हॉस्पिटल था, काम्या को अपने पास बुलाकर एक गिफ्ट देते हुए बोलते हैं, कांग्रेचुलेसन डॉक्टर काम्या। काम्या भी मुस्कुराकर थैंक यू बोलती है। ड्यूटी टाइम खत्म होने पर वो बाहर निकलती है और ऑटो का वेट करने लगती है। आरव अपनी बाइक लेकर उनके पास आते हुए बोलता है, क्या हुआ, आज गाड़ी से नहीं आई क्या? नहीं, आज कोई ड्रॉप करने आया था तो गाड़ी नहीं ले आई, ऑटो आता ही होगा कोई, वो बोलती है तो आरव बोलता है, चल मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तुझे छोड़ देता हूँ वरना पता नहीं कितने देर खड़े रहना पड़े। पर मैं आज पहली बार थोड़ी ना मेरे साथ जा रही है, जो नखरे कर रही है। उसकी इस बात पर वो हंसते हुए बैठ जाती है। वो उसे राठौर मेंशन छोड़ता हुआ अपने घर चला जाता है। रियांश देर रात करीब 11 बजे घर आया। सब सो रहे थे। चाबी उसके पास पहले से थी क्योंकि वो अक्सर ही देर से घर आया करता था। वो अपने रूम में आ गया, देखा तो काम्या बेड पर एक पिलो को हक किए आराम से सो रही थी। उसके आने की आहट सुन वो उठकर बैठ गई और खुली आंखों से उसे देखते हुए बोली, आप चेंज कर लो, मैं खाना गर्म करके लगाती हूँ। वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो देखा काम्या बैठे बैठे ही बेड से सिर टिकाए सो गई थी। उसे देख वो हल्का सा मुस्कुरा उठा, फिर उसको सही से लिटाकर बालकनी में आ गया और उन्हीं चाँद तारों में कुछ तलाशने लगा। तुम जो एक ख्वाब दिखा गई, जीने की एक नई वजह सी बता गई। तन्हा था मैं एक, तुम जो मेरी ज़िंदगी में आ गई।
एक हंसी ख्वाब मैंने भी सजोया था, टूट कर बिखरना हो या फिर से संभलना। एक वक्त बाद वो साथ भी मैंने तेरा खोया। वो चंद टूटी फूटी लाइनें बोलने के बाद खुद की किस्मत पर ही हंस पड़ा। माँ पापा आई मिस यू, वो आसमान में चमकते तारों को देख बोला। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसमें एक फ़ोटो देखने लगा जिसमें अनिका उसके ऊपर पाइप से पानी डाल रही थी। अतीत की यादों में फिर से खो गया। नवी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। कोमा से बाहर आने के बाद वो सब भूल चुकी थी। अर्श को ही अपनी फैमिली मानती और रियांश जब से उसे मिला था एक वही उसके करीब हो चुका था। नवी के लिए वो एक बेहतर दोस्त था। सुबह नवी उठकर गार्डन में आई और कुछ देर तक फूलों को निहारती रही। तभी उसे माली काका पानी डालते हुए दिखे। वो उनके पास जाकर खड़ी हो गई। अरे नवी बिटिया, आप यहाँ, वो उसे देखकर बोले तो वो मुस्कुरा दी। काका आप दीजिए ना, मैं करती हूँ, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है, वो बोली। पर बिटिया आप, वो बोल ही रही थी कि नवी ने उनके हाथ से पाइप ले ली। प्लीज़ ना, आप दूसरा कुछ कर लो, वो मासूम सा फेस बनाकर बोली तो वो हंसते हुए वहाँ से चले गए और वो खुशी खुशी गुनगुनाते हुए पौधों में पानी डालने लगी। रियान सायसा से मिलने घर आया था लेकिन नवी को देख वहीं खड़ा हो गया और उसे ही देखने लगा। नवी जब पीछे मुड़ी तो रियांश को देख शरारत सूझी और उसने पानी का पाइप उसकी ओर मोड़ दिया। वो ख्वाबों की दुनिया से बाहर आते हुए बोला, डोंट डू दिस नवी, मैं भीग रहा हूँ। पर नवी को तो उसे परेशान करने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसने पाइप नहीं हटाई तो वो भागने लगा। उसके पीछे नवी भी। तभी नवी का पैर उलझ गया और वो गिरती उससे पहले ही रियांश ने उसे पकड़ लिया। पाइप अभी भी नवी के हाथ में थी। उसका मुंह ऊपर को हो गया था जिससे वो ही अब भीगने लगे। पानी की बूंदें चेहरे पर पड़ते ही उसने आंखें बंद कर ली और उन्हें महसूस करने लगी। वही रियांश उसके चेहरे में खोसा गया था। आंखें बंद किए ही वो रियांश की शर्ट को कसकर पकड़ते हुए हंसते हुए बोली, वाह व्हाट अ रोमांटिक सीन ना, काश हम हस्बैंड वाइफ होते तो। ये सुनते ही रियांश को खांसी आ गई और उसने अनिका को खुद से दूर किया। वो आंखें खोलते हुए बोली, क्या हुआ, पागल हो, क्या बोल रही थी? रियांश उसे डांट कर बोला तो वो उसके गाल खींचते हुए बोली, इतना क्यों चिढ़ते हो? हैंडसम हो, इंटेलिजेंट हो, और क्या चाहिए किसी को? हैंडसम बनने में क्या प्रॉब्लम है? वो मजाक में बोली लेकिन रियांश को ना जाने क्या सूझा। वो बोला, तुम्हारा। ये सुनते ही वो हंसते हुए बोली, आपको पता है मैं ना आपके लायक हूँ ही नहीं। आप कितने स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, हर तरह से मुझसे बेहतर डिज़र्व करते हो। देखना आपकी वाइफ ना एकदम चाँद सी होगी। वर्तमान में ये सब याद आते ही उसकी नज़रें अनायास ही सोती हुई काम्या पर चली गई। वो अपने आप में ही बोल पड़ा, चाँद, आई डोंट नो क्यों मैं तुम्हें भूल कर किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा दोस्त था लेकिन ना जाने कब तुम मेरे लिए इतनी ज़रूरी बन गई। मैं इन्हें इनके हिस्से का प्यार, अटेंशन सब देना चाहता हूँ पर मुझे नहीं पता कि मैं क्यों कर नहीं पाता। हर बार तुम मेरी नज़रों के सामने आ जाती हो, तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा आ जाता है, हमारे साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं। मैं चाहकर भी नहीं दे पा रहा वो सब जो इन्हें मिलना चाहिए। मुझे नहीं मिला कुछ, ना प्यार, ना माँ पापा, कोई नहीं है साथ जो मुझे समझाए कि मैं क्या करूं। वो झूले पर बैठे हुए खुद से बातें करने लगा। फिर नींद का भान होते ही अंदर आकर चुपचाप बेड की दूसरी साइड जाकर लेट गया। सुबह जब काम्या की आंख खुली तो एक पल को तो उसकी सांसें ही अटक गईं। रियांश एकदम करीब था। उसकी उसकी गर्म सांसें काम्या को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसका एक हाथ काम्या के बालों पर था और दूसरा उसकी कमर पर। उसने कुछ देर तो फिर से आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से रियांश का हाथ अपने चेहरे से हटाया। पेट में अजीब सी गुदगुदी सी हो रही थी उसके छूने से। जैसे ही उसने अपने पेट पर रखे उसके हाथ पर हाथ रखा, वो सोते हुए ही बोला, परेशान मत करो यार, सोने दो ना। उसकी आवाज़ सुन वो हैरानी से उसे देखने लगी। जब कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोला तो उसने धीरे से कहा, अंश आपका हाथ। लेकिन शायद वो गहरी नींद में था। उसने आंखें बंद कर ली और आहिस्ता से अपने पेट पर से उसका हाथ हटा दिया। उसका हाथ हटाते ही वो झट से उठकर बिस्तर से खड़ी हो गई और लंबी लंबी सांस लेते हुए बोली, थैंक यू कान्हा जी, वरना तो आज मेरी जान ही निकल जानी थी।
फिर उस पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बहुत कम ही समय मिलता था जब वो उसे सुकून से देख भी सकती थी। कुछ पल प्यार से उसे देखने के बाद वो बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो तैयार होकर बाहर आई तो उसकी नज़र बेड पर पड़ी। रियान अभी सो रहा था, जो देख उसे अजीब लगा क्योंकि अधिकतर तो वो उठती तो वो जा चुका होता या नीचे ही मिलता था। वो उसके पास जाकर खड़ी हो गई। इसने एक दो बार आवाज़ भी दी लेकिन वो नहीं उठा तो डरते हुए उसके माथे पर हाथ रख चेक करने लगी। बुखार तो नहीं है? क्या हुआ फिर? हो सकता है थक गए हों, काम्या खुद में बोली और बाहर आ गई। डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठा थे। चाचू चाची भी कल शाम ही आ गए थे तो वो भी थे, और उनके बेटे नैतिक और बहू तान्या, उनकी बेटी पाखी। काव्या ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया। नरेंद्र जी बोले, बहू रियांश कहाँ है? कल भी हमसे नहीं मिला और आज भी अभी तक नहीं दिखा। काम्या बोली, चाचा जी वो रात को लेट आए थे और अभी सो रहे हैं। दादी ये सुनते ही बोल पड़ी, बेटा उसकी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी देर तक तो वो कभी नहीं सोता, 8 बज चुके हैं। काम्या को खुद ही नहीं पता था तो वो क्या बोले, लेकिन फिर भी बात संभालते हुए बोली, जी दादी बस काम का टेंशन है, आप सब ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं उन्हें रूम में ही दे दूंगी। पाखी काम्या का दुपट्टा पकड़कर बोली, चाची आप मेरे साथ चलना, हम मिलकर अभी चाचू को परेशान करेंगे, ओके? उसकी बात पर वो मुस्कुरा देती है। ब्रेकफास्ट के बाद पाखी भागते हुए रियांश के रूम में आ जाती है और उसके पीछे काम्या भी। रियांश बेड पर बैठा आंखें बंद कर अपने माथे को दबा रहा था। चाचू पाखी की आवाज़ कान में पड़ते ही वो चौंक कर आँख खोल देता है। पाखू बेटा आप कब आई? वो बोलता है तो 5 साल की पाखी दौड़कर उसकी गोद में चढ़कर बोलती है, मैं तो कल ही आई, आप ही नहीं मिले। सॉरी बच्चा, चाचू को पता नहीं था ना कि आप आने वाले हो, वो बोलता है। काम्या ने उसे सिर दबाते हुए देख लिया था, वो परेशान सी एक और खड़ी थी। चाची आप भी आओ ना, नन्ही पाखी उसे आवाज़ देती है तो काम्या हाँ बोल उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। आप ठीक हैं? वो हिचकिचाते हुए अपने मन की बात पूछ ही लेती है। रियांश पाखी के साथ खेलते हुए बिना उसकी ओर देखे बस हाँ बोलता है। बाहर सब आपका वेट कर रहे हैं, मिल लीजिए, पूरी फैमिली है और चाचा जी आपको पूछ रहे थे, काम्या ने कहा तो वो हाँ बोल पाखी को गोद में लेकर बाहर हाल में आ गया। चाचा चाची के पैर छूकर आशीर्वाद लिए, फिर नैतिक भैया से भी मिला। तान्या उसे छेड़ते हुए बोली, कैसे हैं आप देवर जी? बीबी के आते ही भाभी को भूल गए। उनकी बात पर वो मुस्कुराकर बोला, मैं ठीक हूँ भाभी, और ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी प्यारी भाभी को भी मैं भूल सकता हूँ क्या? उसकी बात पर तान्या के साथ सब हंस पड़ते हैं। चाची जी बोली, रियांश कुछ भी कर, पर बहू एकदम छाछ ढूंढी है तूने। उनकी बात पर काम्या की नज़रें झुक जाती है और रियांश मुस्कुरा देता है। दादी काम्या से बोली, बेटा रियांश को चाय दो। काम्या उनकी बात सुन धीरे से बोलती है, सॉरी भूल गई थी, मैं अभी लाती हूँ। काम्या जब चाय लेकर आती है तो उसे वो वहाँ नहीं दिखता तो रूम की ओर बढ़ जाती है। वो नहा कर आया था और टी शर्ट डाल रहा था, उसे देख वो दरवाजे पर ही रुक जाती है। फिर जब वो पहन लेता है तो वो कप टेबल पर रख देती है। रियांश के सामने जाकर वो खड़ी हो जाती है, उसे अपने सामने देख वो भवें उचकाकर उसे देखने लगता है। वो आंसुओं से भरी आंखों से बिना उसकी ओर देखे बोली, आपका ब्रेकफास्ट कर लीजिए। रियांश ने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए प्लेट और कप उठा लिया। काम्या अपने बैग से कुछ फाइल्स निकाल कर इधर उधर कर रही थी और साथ ही अपनी आंखों में आए ज़िद्दी आंसुओं को एक हाथ से साफ भी कर रही थी, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहे थे। रियांश गहरी नज़रों से उसे ही घूर रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या कर रही है। वो रूम से बाहर जाने लगी तो रियांश ने जल्दी से उठकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसके ऐसा करते ही वो रुक गई, लेकिन उसकी ओर मुड़ी नहीं तो उसने उसकी कलाई छोड़ दी और उसके सामने पानी का गिलास कर दिया। ये देख और तेजी से उसके आंसू बहने लगे, जिन्हें वो भी साफ देख पा रहा था। वाट हैपेंड? वो उसके चेहरे पर अपनी नज़र झुकाए हुए बोला, आई एम नॉट अ गुड वाइफ। वो रोते हुए बोली तो रियांश हैरानी से उसे देखते हुए कुछ देर चुप रहने के बाद उसके आंसू साफ करते हुए नर्म लहजे में बोला, किसने कहा? किसी के कहने की क्या ज़रूरत, मैं अपना एक वाइफ का फ़र्ज कहाँ निभा पा रही हूँ? आप लेट आते हैं रात में और मैं चैन की नींद सोती हूँ, आप बिना खाए ही सो जाते हैं। और कल भी तो
आपने कुछ नहीं खाया था, आज आपको सिर में दर्द हो रहा था, पर फिर भी मैं आपसे पूछती हूँ तो आप कुछ नहीं बता रहे। वो सही ही बोल रही थी कि मैं बोलते बोलते वो चुप हो गई। मुझे इन सब की आदत है, आपको गिल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उस पर से अपनी नज़रें हटाते हुए बोला। फिर अचानक ही कुछ याद आते वो बोल पड़ा, आप बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? कौन सही बोल रहा था, बताइए मुझे। ये सुन वो सकपकाकर धीरे से बोली, कोई भी तो नहीं, मैं बाहर जाती हूँ, आप अपना काम कीजिए। बोल वो जल्दी से बाहर भाग गई। वो तो बाहर चली गई, लेकिन रियांश के दिमाग में अभी भी उसकी ही बातें घूम रही थी। वो कुछ मुस्कुराते हुए बोला, पागल लड़की, इसमें रोने की क्या बात है? फिर सर झटकते हुए लैपटॉप लेकर बैठ गया, क्योंकि आज संडे था और सब घर पर ही थे, तो वो बाहर नहीं गया। वो अपने काम में लगा था कि उसका फ़ोन बज उठा। नंबर देखते ही उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव आ गए। वो नवी की कॉल थी। कितने दिन बाद उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। रियांश जी, दिस इज़ नॉट फेयर, आप तो मुझे एकदम से भूल ही गए। मैं आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, कभी भी कॉल या मैसेज भी नहीं करते। कॉल रिसीव होते ही वो शिकायती लहजों में बोल पड़ी, तुम्हें भूलता ही कब हूँ जो याद करूँ, वो अपने मन में बोला। तभी फिर से गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, आप सुन भी रहे हैं और बोल क्यों नहीं रहे? तुम चुप रहोगी तो ना मैं कुछ बोलूँगा। वो हंसते हुए बोला तो वो अपने सिर पर मारते हुए बोली, सॉरी। बोलिए, अच्छा ये बताइए कैसे हैं सब, दादी दादू आप सब ठीक हैं? तुम बताओ, मैं तो हमेशा की तरह मस्त हूँ। अच्छा, वो धीरे से बोला। वो भावुक हो चुका था आज इतने दिन बाद उसकी आवाज़ सुनकर। नबी को अभी उसकी शादी के बारे में नहीं पता था। वो अथर्व से भी बात कर लीजिए, हम साथ ही बैठे हैं, आपकी बात आ गई तो सोचा कॉल कर लें। अथर्व बोला, हेलो भाई, कुछ ज़्यादा ही नहीं बिजी हो गया है, अब की मिलने भी नहीं आता? रियांश खुद को संभालते हुए धीरे से बोला, काम ज़्यादा हो गया है इसलिए टाइम ही नहीं मिला। और तू कैसा है? तू भी तो आ सकता है ना? अथर्व बोला, हाँ ये भी सही है, बहुत जल्द ही मुलाकात होगी। मैं और मेरी लड़ाकू विमान आएंगे मिलने। वो बोल ही रहा था कि अनिका ने एक मुक्का जड़ दिया पेट में। क्या कर रही है जंगली बिल्ली? अथर्व गुस्से से उसे घूरते हुए बोला। तो वो फ़ोन अपने हाथ में लेकर बोली, देखा आपने, इस इंसान से ना बात करना ही बेकार है, हमेशा सबके सामने मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। अथर्व उसके गाल पर किस करते हुए बोला, ये तारीफ थी? यही तो है ना तुम्हारा निकनेम? किस मत करो, ब्रश भी नहीं किया अभी। वो उसकी धक्का देते हुए बोली। रियांश ये सब सुन रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कॉल कट कर फ़ोन ऑफ करके एक और बेड पर फेंक दिया। ना चाहते हुए भी उसका मन एक बार फिर दुखी हो चुका था। उसने सिगरेट पॉकेट से निकाली और जलाने लगा कि नैतिक भैया की आवाज़ सुन उसने सिगरेट फेंक दिया। नैतिक बोले, चल पापा बुला रहे हैं, बाहर पूरी फैमिली है और तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है? रियांश हाँ बोल उनके साथ बाहर चला आता है। क्या रियांश नवी की यादों से निकलकर काम्या को अपनी ज़िंदगी में जगह दे पाएगा? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। लेकिन कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना आप लोग बिल्कुल मत भूलिए। इससे हमें हौसला मिलता है कहानी को आगे बढ़ाने का। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।